नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप हमसे लगातार जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मुगल वंश का टॉपिक चल रहा है इसमें से, जिसमें से हमने 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया। आज पार्ट 3 है, जिसमें से कि हमने 1 से लेकर 110 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आज देखेंगे हम 110 क्वेश्चन से लेकर आगे तक का 150, 60, 65 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद जो है कल वीडियो लास्ट रहेगा मुगल वंश का। और दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 111 नंबर से। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर तो बहादुर शाह। तो जहरुद्दीन मोहम्मद का पूरा नाम बाबर का पूरा नाम ही जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह कौन व्यक्ति था? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था किसके निर्देश में हुआ था? उल्बी के, नाजरी के, या फिर अबुल फजल के, या फिर बदायूनी के? तो सही आंसर जो होगा, महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह बदायूनी था। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के प्रसिद्ध जो है जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद है, प्रसिद्ध है, उसका निर्माण कौन शासक करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो शासक है शाहजहां है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? कह रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल का है, फैजी का है, अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी? तो सही आंसर जो होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इनका हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बात करते 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसमें है कि निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने की सहायता नहीं की थी? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायता नहीं किया था, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था इसलिए, या फिर प्रशासनिक एकता और कानून की एकरूपता, या फिर अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रत्ययन, या फिर अकबर की धार्मिक नीति? तो सही आंसर जो होगा, राष्ट्रीय सम्राट बनने जो सिद्ध करने में उनकी सहायता नहीं किया था, तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, इसलिए जो है राष्ट्रीय सम्राट जो है नहीं बन पाया था अकबर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में पाई जाती हैं। अकबर द्वारा जो बनाई गई हैं श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम जो है इमारतें हैं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा? आगरा के किले, लाहौर के किले में, या फिर इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सिकरी का? तो सही आंसर जो होगा, श्रेष्ठतम जो इकाई है सबसे महत्वपूर्ण वह है, यह इमारत जो है फतेहपुर सिकरी की है। आगे बात करें तो कह रहा है 1700, अगला क्वेश्चन है 117 का, कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में होता था, और अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर का मुख्य उद्देश्य में उसमें क्या था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, या फिर राजपूतों में फूट डालना था, मानसिक की भावना को संतुष्ट करना था, या फिर साम्राज्यवादी नीति करना था? तो अकबर ने जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जब राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल फजल थे, दसवंत सिंह थे, या फिर बिसल दास थे, या फिर उस्ताद मंसूरी थे? तो अकबर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वह दसवंत थे। ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किस किला या फिर किस इमारत में जो है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय मिलता है, दोनों मिलकर बनाया गया है? ताजमहल को, लाल किला को, पंचमहल को, या फिर शेर शाह के मकबरे को? तो सही आंसर जो होगा, ईरानी और हिंदू दोनों की पद्धति से बनाया गया शेर शाह का मकबरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद, हसन, हुसैन, बहार? तो सही आंसर जो होगा, जो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था वह फरीद खान था।
क्या था? फरीद खान। ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन 121 नंबर का कह रहा है कि शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, शेर शाह के पिता जो है हसन खां थे, और उन्होंने शेर शाह को एक जागीर का प्रबंधक बनाया था। वह जागीर कहाँ, वह प्रबंधक जो है कहाँ का बनाया गया था, किस जागीर का? सासाराम का, पटना का, हाजीपुर या फिर खवासपुर का? तो कहाँ का जागीरदार बनाया गया था इसको, शेर शाह को? तो इसका सही आंसर जो होगा सासाराम, बिहार का। तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 122 नंबर का, कि दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था और अपना वकील एवं अपने पुत्र का जो है संरक्षक नियुक्त किया था? अपना वकील और अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया था। कौन था? बहार खां नुहानी, हसन खां या फिर इब्राहिम लोदी या फिर जलाल खां नुहानी? तो सही आंसर जो होगा बहार खां नुहानी था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार का वास्तु शासक जो बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी, दक्षिण बिहार का जो है वास्तविक शासक जो है बनकर शेर खां की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? हजरत ए आला, फिर अमीन ए उद्दौला या फिर शेर शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था और उपाधि भी धारण किया था शेर खां की? तो यह हजरत ए आला था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? शेर खां जो है, शेर शाह जो है आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? चुनार का युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध है या मच्छीवाड़ा के युद्ध में? तो सही आंसर जो होगा चौसा का युद्ध में, जो 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं कि कह रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली की द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीता था शेर शाह सूरी ने, उसके बाद दिल्ली की द्वितीय अफगान की स्थापना किया था? कन्नौज को या फिर चौसा का युद्ध, कालिंजर के युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बात करें तो कह रहा है कि 26 नंबर का, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी था। अब्दुल हमीद लाहौरी जो था क्या था? अकबर के शासक ने एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था, या फिर शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, या औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत या विश्वास पात्र था, या फिर मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि था? जो अब्दुल हमीद लाहौरी था, वह शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। किसके शासनकाल का? तो शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन ए बी सही होगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि घरमट का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? 1658 में घरमट का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के, बाबर और अफगान के, फिर या औरंगजेब या दारा शिकोह के, या फिर अहमद शाह दुरबानी या फिर मराठा के बीच में? यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर जो होगा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में घरमट का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनवा का युद्ध जो है निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, या कारण क्या है? राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की स्पष्टीकरण नहीं है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर जो होगा ए गलत है और आर सही है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का भी कहा जाता था? किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? कालीकट को, भड़ौच को, खंभात को, सूरत को? तो बाबुल का मक्का के नाम से जाना जाता था मुगल काल में, जो कि सूरत को कहा जाता था बाबुल का मक्का। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जहांगीर के विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, या फिर शाहजहां के टैवरियन आया था,
अकबर के शासनकाल में सर टॉमस रो, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। तो जो है अकबर के शासनकाल में सर टॉमस रो नहीं आया था, टॉमस रो नहीं आया था, यही हमारा गलत होगा। ठीक। और टॉमस रो जो आया था यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। यह पहली बार आया था कि वो पहली बार आया था विलियम हाकिस आया था, विलियम हाकिस आया था। उसके बाद जो है 7 साल बाद आया था टॉमस रो, जिसे व्यापारिक छूट दे दिया गया था। और पहली बार जो आया था विलियम हाकिस, उसको व्यापारिक छूट नहीं दिया था, उसको जो है सिर्फ उसकी उपाधि को देखते हुए इंग्लिश खां की उपाधि देकर वापस कर दिया था। आगे बात करते जहांगीर के शासनकाल में 2 आए थे, विलियम हाकिस और टॉमस रो। फिर कथन आया, कह रहा कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव रखना पड़ता था। और कारण कह रहा घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। क्या सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो आहदी ने घुड़सवार सिपाही थे, कह रहा है कि आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे कैसे थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, या फिर सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, या फिर जिनको अपने ही मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था। आहदी घुड़सवार किसे कहा जाता था? आहदी घुड़सवार जो कहा जाता था वह इसमें से कई ठीक आहदी जो है आहदी घुड़सवार कहा जाता था वह जो है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की हैं, और वह जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया हो, और तीसरी बात सम्राट की ही जिनका आसन्न कर्नल था। तो सही आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही है, तो वह आहदी कहलाता था। आगे बात करते हैं कि कंधार के निकल जाने पे मुग़ल साम्राज्य में एक बड़ा धक्का पहुंचा था। कंधार जब निकल गया तो मुग़ल साम्राज्य में एक बड़ा धक्का पड़ा था। क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, या फिर मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, या फिर संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो सही आंसर जो होगा यह होगा सामरिक जो है महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित जो है केंद्रीय के प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो है सैनिक का विभाग प्रमुख था। कौन सा विभाग प्रमुख था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, या फिर बख्शी। तो सही आंसर जो होगा मीर बख्शी उस समय प्रमुख सैनिक था, प्रमुख विभाग था सैनिक का। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि राजपुताना क्षेत्रों के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अब अंततः जीत मिली? तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान राज्य को गंवा दिया। कौन था? किस क्षेत्र को जीतने के बाद कहा था कि मैंने एक मुट्ठी के लिए पूरा हिंदुस्तान गंवा दिया? मावाड़ के, चित्तौड़ के, कालंजर की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा मावाड़ जो है, मारवाड़। और इसको जीतने के बाद शेर शाह ने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को गंवा दिया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, 137 कह रहा है कि 37 नंबर का, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? किस युद्ध में अचानक जो विस्फोट हो जाता है बारूद का और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? रायसेन अभियान के समय, मालदेव के सेनाओं के संघर्ष के समय, या चित्तौड़ अभियान के समय, या कालिंजर अभियान के समय? तो सही आंसर जो होगा कालिंजर के अभियान के समय। इनके सैनिक जो है बारूद चलाते हैं तोपखाने से, और वह बारूद जो है उसके दरबार से लड़कर इसी के अंदर आ जाता है शेर शाह सूरी के दरबार में, और यहाँ
बम विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के बारे में असत्य बातें क्या हैं। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सी बातें गलत कही गई कि शेरशाह ने उपज जो है 1/3 भाग कर दिया था, 1/3 भाग कर टैक्स लेता था, या फिर शेरशाह के समय में किसानों को जरीबान तथा मुहाल जो है मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता था, 2 कर लेता था, एक जाबरीन एक मुहासिलाबना। और फिर कह रहा है कि सी ऑप्शन कह रहा है भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन कह रहा है शेरशाह के सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया है। तो सही आंसर इनमें से कौन सी बातें जो है गलत कही गई है। इनमें से गलत जो कहा गया है, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण नहीं करवाया है। ठीक, इसके जो है निर्माण नहीं करवाया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक इकाई है और उसके साथ उसका प्रधान कौन होता था। एकता प्रांत का प्रधान कौन था। एकता प्रांत का जो प्रधान था वह कौन था, तो वह हाकिम एवं अमीनी था। या फिर सरकार जिसे जिला कहा जाता था उसका अधिकारी कौन होता था, तो उसका सिकदारन। या फिर परगाना की बात करें तो सिकदार ए मुसाफिर, ग्राम की बात करें मुक्कद ए आमिल। तो सही आंसर क्या होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अगला है कि 40 नंबर कह रहा, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था, कोषाध्यक्ष था, फौजदारी मामलों का प्रधान था, दीवानी मामलों का प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होता है फौजदार होता था उस समय, कोषाध्यक्ष था। शेरशाह के समय में फौजदार जिसे कहा जाता था उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं वर्तमान समय में। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का नाम क्या था। जो कानूनगो था उसका नाम क्या था, भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना था, भू राजस्व का वसूल करना, या ए बी दोनों, या ए बी में से कोई नहीं। कानूनगो का काम क्या था पूछा था दोस्तों, कानूनगो का काम क्या था, तो भूमि संबंधी रिकॉर्डों को देखरेख करना था, उसका कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को देखरेख करना। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों को से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े तो तभी भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं होती थी कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए तो कोई उनमें मालूम है कि उससे किले शेरशाह कितना दंड दे सकता था। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में कि अगर कोई महिला जो बुढ़िया महिला है वह रात में भी सोना लेकर निकल पड़ी है तो कोई भी व्यक्ति उसके साथ सोना छीनने की नहीं छीन सकता था। ऐसी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अगर छीन लेता था उसका दंड क्या दिया जाता था सोच नहीं सकते थे। तो क्या था अब्बास ए सरवानी, मोरलैंड, या फिर परमात्मा शरण, या ए आर कानूनगो। तो दंड जो दिया जाता था उस समय अब्बास ए सारवानी था। कौन था, अब्बास ए सारवानी। अगला है कि शेरशाह द्वारा जो निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं। अफगान साम्राज्य की धमनियाँ यह किसकी नियुक्ति है, मोरलैंड की, परमात्मा शरण की, अब्बास खां सरवानी की, या फिर के आर कानूनगो की। तो सही आंसर जो होगा के आर कानूनगो की। अगला है कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है, कौन सी बातें जो है गलत कही गई हैं व्यवस्था, भू राजस्व की व्यवस्था के लेकर। भू सर्वेक्षण के जो हैं आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया था, या राई लागू किया गया था। राई होता था भू राजस्व निर्धारण के लिए फसलों द्वारा सूची तैयार करना था, उसे राई कहते थे। और 80 ऑप्शन की बात करें तो उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियाँ थी, उच्चतम, मध्य, या फिर निम्न। डी ऑप्शन कह रहा है भू राजस्व की दर उपज 1/6 भाग का तय किया गया था। भू राजस्व पर जो टैक्स लिया जाता था 1/6 भाग लिया जाता था।
तो कौन सी बातें गलत कही गई हैं? यही गलत बातें हैं। 1/6 नहीं 1/3 लिया जाता था। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक सिक्के चलवाए थे और वे किन धातुओं के थे? जो असरफी था वह किस धातु का था? रुपया था किस धातु का था? दाम जो था किस धातु का? सोना चांदी तांबा, या सोना तांबा चांदी, या फिर तांबा चांदी सोना, या फिर चांदी चांदी तांबा। जो असरफी चलाया था वह सोने का सिक्का था, और रुपया की बात करें तो वह चांदी का, और दाम जो था तांबा का था। तो कौन सा होगा? सोना चांदी तांबा। ऑप्शन ए सही होगा, सोना चांदी तांबा। कह रहा है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया है? शेर शाह, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो सही आंसर जो होगा, दिल्ली का पुराना किला जो है शेर शाह द्वारा बनवाया गया है। आगे बात करते हैं तो 47 नंबर का, इसमें कह रहा है 47 नंबर का, अमरकोटा या फिर उमरकोटा के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? जो बीरसाल के दरबार में किसका जन्म हुआ था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का। तो बीरसाल के दरबार में जो है अकबर का जन्म हुआ था। इसकी माता जो है हमीदा बानो बेगम इसको छोड़कर चली गई थी। इसके हुमायूं छोड़कर इन दोनों को चला गया था बीरसाल के दरबार में, यहीं अकबर का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी, हुमायूं की माता थी, या फिर हुमायूं की पुत्री थी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माता थी। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर के संरक्षक जो बैरम खां का पतन कब हुआ था? अकबर के संरक्षक जो बैरम खां उसका पतन कब होता है? तो 1556 में, या 1565 में, या 1560 में, या 1570 में। तो सही आंसर जो होगा 1560 में। ठीक, 1560 में जो है बैरम खां का पतन हो जाना। बैरम खां की बात करें अगर दोस्तों, तो बैरम खान एक ऐसा व्यक्ति था जो अकबर का संरक्षक होते हुए भी अकबर ने उसे निकाल दिया था दरबार से। क्योंकि जो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें जो उसका नेतृत्व जो कर रहा था उसके सेनापति के बैरम खां के द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीता था, जिसको हेमू हराया था। हेमू हार गया था बैरम खां के द्वारा। और उसी युद्ध के बाद जो है वही विवाद, क्योंकि बैरम खां जो था वह सुन्नी था और अधिकांश दिल्ली की जो जनता थी वह शिया थी। शिया सुन्नी में यही विवाद हो गया, और 1560 ईस्वी में यही दिलवाड़ा का युद्ध होता है। 1560 ईस्वी में दिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें अकबर और बैरम खां के बीच में होता है। तो बैरम खां उसमें पराजित होते हैं, अकबर की विजयी होती है। अकबर जीता है। अकबर जो बैरम खां के सामने दो प्रस्ताव रख देता था कि या तो आप किसी दूर क्षेत्र के सूबेदार बन जाइए, या तो अपनी हज यात्रा पर निकल जाइए। तो बैरम खां जो थे उस समय हज यात्रा को चुना था। हज यात्रा जब चुने तो वह निकले। हज यात्रा पर जब निकल के रास्ते में गुजरात का जो एक शासक था, गुजरात का शासक उस समय था मुबारक खां। तो उन्होंने जो है बैरम खां की वहाँ पर हत्या कर देता है। और बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम की पत्नी थी सलीमा बेगम। अब्दुल रहीम की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर का जो है सांकेतिक विवाह हुआ था। बात यह है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का इतिहास में यही हुआ है कि सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रभावी संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? हेमू जो है किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, या फिर हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, या अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो जो कह रहा हेमू उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जो आगरा और दिल्ली के अधिकार करने के उपलक्ष्य में, वह उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। आगे बात करें तो कह रहा है कि प्रदा शासन जो है, प्रदा शासन 1560-64 में किए लिए गए जिम्मेदार जो थे अतका खैर, या फिर हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी। सर्वप्रमुख सदस्य थी कौन थी? माहल अनगा, फिर
हमीदा बानो, मेहरुन्निसा या फिर जहाँ आरा बेगम। तो सही आंसर जो होगा पर्दा शासन था वह महान अनगा के हुए सदस्य ली थी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में हुआ था। अकबर का जो साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ था किस विजय से हुआ था। मालवा का, या फिर गोंडवाना का, या फिर गुजरात का, या फिर असीरगढ़ के विजय के बाद। तो सही आंसर जो होगा मालवा का विजय जब जीतता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि 53 नंबर का, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। अकबर का कौन सा अभियान था जिसे एडम स्मिथ जो हैं इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान था। पानीपत का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात का अभियान, या फिर असीतगढ़ का अभियान। तो सही आंसर जो होगा एडम स्मिथ जो कहे हैं ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान था वह गुजरात का अभियान था। ठीक, आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ जो है गुजरात का अभियान, ऑप्शन सी वाले में होगा। और इसका जो है 54 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर का सबसे अंतिम जो है अभियान था, अकबर जो सबसे लास्ट में युद्ध लड़ा था कौन सा था। मालवा का, हल्दी घाटी के युद्ध, गुजरात का, या फिर असीरगढ़ का। तो सही आंसर जो होगा अकबर द्वारा सबसे लास्ट में सबसे अंतिम में लड़ा गया युद्ध जो था असीरगढ़ का युद्ध था। आगे बात करें तो अकबर के नवरत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। जो बीरबल थे नवरत्न में शामिल थे और किस युद्ध में मारे गए थे। गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, या यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, या फिर मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या फिर उज्बेक दल के विद्रोहों को दबाते समय। तो जो बीरबल की मृत्यु हुई थी वह मारे गए थे यूसुफ वादियों के विद्रोह को दबाते समय। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यूसुफ जाइयों को विद्रोह को दबाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिलान करना है। अकबर द्वारा दिया गया कि दास प्रथा की समाप्ति कब किया था अकबर। तो दास प्रथा की समाप्ति जो है 1562 में किया, और तीर्थ यात्रा की समाप्ति किया था वह 63 में किया था, ठीक उसी बार। और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और 65 में सूबेदारों का पुनर्गठन किया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, आगे बात करते हैं कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। कह रहा है इबादत खां धर्म संसद की स्थापना कब किए थे। इबादत खाना जो धर्म की स्थापना कब किए थे। तो यह किया गया था 1575 में। कब किया था, 1575 में। और मजहर की घोषणा कब किए थे, तो 1579 में। और नवरोज उत्साह का पुनरुद्ध 1580, दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। तो सही आंसर क्या होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन ए अब की बार नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कि करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी। करोड़ी की नियुक्ति जो है 1573 में की गई थी। दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 84 में हुआ था। इलाही गज का प्रचलन जो है 87 में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ऑप्शन ए होगा सही। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कौन शासक कहे हैं, कौन इतिहास का है। अब्बास खां सारवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, या फिर मीर अलाउद्दौला कज़ीवनी। तो जो है इतिहासकारों ने कहा है अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु, वह बदायूनी ने कहा है कि जो अकबर था वह इस्लाम धर्म का शत्रु था। अगला है अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दिया था। अकबर जो है किसे कविराज की उपाधि दिया था, बीरबल को, अबुल फजल को, फैजी को, अब्दुल रहीम खान खाना को। तो जो अकबर है वह कविराज की उपाधि दिया था बीरबल को। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। आगे बात करें तो कह रहा है जहांगीर के निर्देश पर किसने जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर ने निर्देश दिया था और
अबुल फजल की हत्या करने वाला कौन है? बीर सिंह बुंदेला, यूसुफजइयों ने, या फिर उज़्बेकों ने, या फिर अफ़गानियों ने। तो सही आंसर जो होगा अबुल फजल की हत्या करने वाले बीर सिंह बुंदेला ने है, और जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किया था। आगे बात करें तो दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? जो दहसाला बंदोबस्त है किससे है? बीरबल से, अबुल फजल से, टोडरमल से, या इनमें से कोई नहीं। तो दहसाला बंदोबस्त जो है टोडरमल से संबंधित है। अगला है अकबर अकबर ने किसे जो है कंठ भरणी वाली जो कहा है कंठ भरणवाड़ी विलास की उपाधि दिया था? कंठा भरण वाली कंठा भरणवाड़ी जो है विलास की उपाधि दिया था, किसे दिया था? बीरबल को, तानसेन को, फैजी को, या फिर बैजू बावरा को? तो सही आंसर जो होगा तानसेन को दिया था, क्योंकि यह संगीतज्ञ थे। आगे बात करते हैं कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था? पिता के रहते हुए जो है बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास कौन किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था वह? जहांगीर था। जहांगीर जो है अकबर के रहते हुए इनके साथ इनके विरुद्ध जो है युद्ध कर देता है, और जो है पद पर अपना शासक बनने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। आगे बात करते हैं तो 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जो है जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन है? 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, या फिर शाहजहां? तो सही आंसर जो होगा 12 अध्यादेश जारी करने वाला जो है जहांगीर है, ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप तक इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।